जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। अगर आप आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी के लिए ई परीक्षा ने मॉडल पेपर सीरीज आरंभ की है। जैसा कि आप सभी की एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आज हमारा जो पेपर है वो है मॉडल पेपर नंबर 3। तो आज हम पेपर नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, उसके सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और एग्जाम में आपके ऐसा ही पेपर आता है तो हम उसके पूरे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन के ऊपर समझेंगे किस तरह से, और आपको भी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करते जाना है। और साथ में आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि मॉडल पेपर चल रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर आपके सोल्व करोगे उतने आपसे परफेक्शन होगी। और आप हमारे अगर मॉडल पेपर वाले व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8696503000 पर, इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इसके साथ में हमारा जो नवोदय क्विज PDF ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। और हमारे ई परीक्षा नवोदय क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स भी आप तक मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर। और सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो हमारा होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारा आता है डिफरेंट फिगर या भिन्न आकृति से। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर A, B, C और D 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से हमें वो फाइंड आउट करना है जो यहाँ से डिफरेंट है, जो इन सबसे क्या है सर, यहाँ से भिन्न है या इन सबसे अलग है। देखो सर यहाँ पर देखिए तो सर साइड्स के हिसाब से देख सकते हैं, इसमें 3 साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है और इसके अंदर सर कोई साइड ही नहीं है और इसे यहाँ पर 5 साइड है। सर ऐसा कह सकते हैं कि A, B और D इन तीनों के पास में साइड्स है, लेकिन C के पास में कोई साइड नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर C यहाँ से राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखिए। सर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट देखें तो किस तरह से करें। सबके पास में एरो, एक सर्कल और साइड से, ठीक है। सर हम देख रहे हैं कि एरो के जस्ट पीछे की तरफ कौन है, बॉक्स है। इसके अंदर एरो के जस्ट पीछे कौन है, बॉक्स। यहाँ पर एरो के पीछे कौन है, अरे सर ये तो चेंज है, और एरो के पीछे कौन है सर, बॉक्स। इसका मीन्स कि सर ऑप्शन नंबर जो C है ना वो क्या है, इन सबसे आपका डिफरेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर C बाकी तीनों से आपका डिफरेंट या अलग रहेगा। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप सभी के आंसर भी सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। सर यहाँ पर हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इसके पास में एक डायग्राम है 5 साइड्स की है, इसके पास में 4 साइड्स है, यहाँ पर 3 साइड्स है। लेकिन सर ऑप्शन नंबर D में आपके पास में 2 फिगर्स है, आपके पास में 2 आकृति है। तो इसका मीन्स ये कह सकते हैं कि सर A, B, C से D आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा, D आपका भिन्न माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 को देखिए सर क्या लिखा हुआ है। इनके अंदर डिफरेंट देखें तो सर किस तरह से, तो एक काम करते हैं, सबको एक साइड बना लेते हैं, यानी कि सबको इस तरफ सेट कर लेते हैं। सर जब इसको मैं राउंड करके अगर इस तरफ लेके आऊँगा तो आपको क्या लगता है कि मैं इसको उठाकर यहाँ लाऊंगा तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा सर, ये जो ब्लैक ब्लैक है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको मैं यहाँ राउंड करूँगा तो ये आपका इस तरह से बनेगा, और ये आपका इस तरह से बनेगा तो ये इधर आएगा, तो ये ब्लैक तो यहाँ रहेगा और आपका वाइट यहाँ आ जाएगा। इसको जब मैं इधर रोटेट करूँगा तो इसको मैं इस तरफ रोटेट करूँगा, इधर घुमा दूंगा तो ये ऐसे जाएगा, और ये आपका ऊपर चला जाएगा ब्लैक वाला, और ये आपका कहाँ आ जाएगा सर, ये वाइट आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर अब डिफरेंट पता करते हैं। देखो सर इसके अंदर ब्लैक नीचे था, B में ब्लैक है और C में भी ब्लैक नीचे, जबकि D में आपका ब्लैक ऊपर की तरफ है। तो इसका मीन्स कि सर ऑप्शन नंबर जो D है वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट या भिन्न हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो उसको बहुत अच्छे से करना होगा, तभी जाकर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये रोटेशन वाली मेथड आपको बहुत ध्यान रखनी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्टार भी लगा रहा हूँ, जो आपके ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से देखिएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये सर आपके पास में सेम फिगर, या जिसे आप कहते हो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन फिगर, यानी कि समान आकृति है, जैसा प्रश्न में दिया हुआ सेम वैसा वैसा। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन हटाने वाली विधि को हम काम में लेते हैं। सर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सबके पास में हेड कौन सी है। ये, अरे सर ये तो ये गलत हो गया ना, रॉन्ग हो जाएगा। अरे सर नहीं, ये भी रॉन्ग है और ये भी देखो रॉन्ग है। तो सर ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, राइट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट से। देखो सर सबसे पहले देखें तो सर यहाँ पर प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई है, ये कट हो जाएगा। प्लस वाला ठीक है, हो सकता है, ये माइनस है, ये भी नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा। सर हम नीचे की तरफ माइनस देखो सर वो इसके पास में, लेकिन यहाँ पर तो वर्टिकल या जिसे आप ऊर्ध्वाधर कहते हो। सर ऑप्शन नंबर B आपका क्या होगा, एग्जैक्टली सेम, यानी इसका जस्ट आपको सदृश चाहिए, समान चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा इसका एग्जैक्टली सेम या सदृश है, तो सर यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं
तो हमें पता चलता है कि 5 तो सभी के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर नहीं है, तो एक तो ये कट हो जाएगा, इसके पास में भी ठीक है। सर यहाँ पर लाइन नहीं होनी चाहिए, सर इसमें तो लाइन है, इसको कट लगाओ, लाइन नहीं है, और यहाँ पर भी लाइन है तो इसको भी कट लगाओ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम या बिल्कुल सदृश कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 को देखिए। सर यहाँ पर जब इसका एग्जैक्टली सेम अगर देखें, बिल्कुल सदृश अगर देखना चाहें, तो सर सबसे पहले डॉट यहाँ पर है, अरे सर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ए और डी में से हमें चूज करना है कौन सा होगा। नहीं सर ये ऐसा ही थोड़ी है, नहीं है, तो इसको कट लगाओ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए ये आपके पास में कौन सा आ गया सर, जिसमें एक पैटर्न कंप्लीट करना होता है, जो जगह रही है उसके अंदर आपको जगह को फिल करना है। सर यहाँ पर जब फिल कर रहे हैं तो एक काम कीजिए, मेरे को लग रहा है कि ऐसा कुछ बनेगा और यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, इधर ऐसा बनेगा और ये पूरा यहाँ तक जाएगा। अब ब्लैक किसको करना, इंपॉर्टेंट ये देखो, ये वाला और ये वाला सेम है ना, तो मेरे को लगता है कि ये ब्लैक है, तो फिर ब्लैक कौन सा आएगा सर, यहाँ वाला आएगा। अब देखो सर ये ब्लैक नहीं है ना, इसको कट लगाओ, ये ब्लैक है, ये नहीं है, और ये ब्लैक है, लेकिन सर ये ब्लैक कैसे हो सकता है, तो सी और डी वैसे कट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी के भी आंसर सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए फटाफट से। सर क्वेश्चन नंबर 10 में लग रहा है कि सर ऐसा कुछ एक पट्टी होगी जो पूरी ब्लैक होगी और ऊपर से ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है, यानी कि ये सर इस तरफ तो नहीं है, हाँ इस तरफ हो सकता है क्योंकि ये ऐसे तो बन रही है ना पट्टी, ऐसे ब्लैक पट्टी है और उसके ऊपर आपका इस तरह से बन रहा है, तो सर ये यहाँ पर रहेगा, नहीं नीचे की तरफ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा और आराम से कीजिएगा ताकि आप उसके अंदर ज़्यादा परफेक्शन से सही आंसर कर सको। जल्दबाजी करके कभी भी क्वेश्चन के गलत आपको नहीं करना है। ये आपका ब्लैक रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बीच में क्रॉस का साइन भी रहेगा, नीचे की तरफ होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है। तो 11 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12। सर यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ये एक पूरा, अगर ये ट्राइंगल अगर बना है पूरा, तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे ट्राइंगल पूरा बनेगा, ये लाइन आपकी वहाँ टच होगी, ये यहाँ टच होगी, तो सर ऐसा बन गया ना। अगर आपको डायग्राम देख रहे हो तो सर ऐसा कोई डायग्राम बन गया, ठीक है, ऐसा इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत बढ़िया, आप सभी के भी लगभग स्टूडेंट्स के आंसर सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है और इसी तरह से तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, सारे पेपर्स के साथ में हमसे जुड़ते रहिएगा ताकि आप और परफेक्ट हो सको इसके अंदर। देखो सर ये आपके पास में सीरीज आ चुकी है, जिसे आप सीरीज कहते हो या जिसे हिंदी में आप श्रृंखला कह सकते हो। यहाँ पर आपको पैटर्न कंप्लीट करना होता है। इसमें पैटर्न में क्या चेंज हुआ कि सर ये जो डॉट था वो डॉट यहाँ आ गया और ये इसके नेक्स्ट चला गया, नेक्स्ट क्या हुआ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब क्या होगा, ये वाला तो इस जगह पे आ जाएगा और डॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि डॉट यहाँ पर किस में है। सर एक तो इसके पास में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये लीजिए सर, ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्टली राइट हो गया। भाई यहाँ पर ब्लैक रहेगा, यहाँ डॉट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इजी क्वेश्चन है ना, आसान। क्वेश्चन नंबर 14 में पैटर्न देखिए सर कौन सा कंप्लीट हो रहा है। सर यहाँ से हम ये देखो, ये आप अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर इस टाइप से अंदर बाहर होता है। देखो सर सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर सबसे बाहर आ गया, स्क्वायर सबसे बाहर आ गया ना। फिर ये जो इसके बाद में सेकंड था वो कहाँ चला गया, अंदर की तरफ, और इसके बाद वाला अंदर की तरफ, इसका मीन्स ये हो रहा है। इससे फिर क्या चेंज हुआ, जो सबसे इनसाइड है वो कहाँ जाता है, सबसे बाहर की तरफ आ गया, और फिर बाकी अंदर वाले अंदर की तरफ चले जाते। इस बार सर कौन आएगा, ये सर्कल बाहर आएगा। इस बार कौन आएगा, सर्कल बाहर आएगा। सर्कल के बाद में कौन रहेगा सर, ट्राइंगल रहेगा, और ट्राइंगल के बाद में कौन रहेगा, आपका स्क्वायर रहेगा। तो देख लो, सर्कल, ट्राइंगल और देन नेक्स्ट स्क्वायर रहेगा। बाकी में सर्कल है लेकिन सर्कल के बाद में ट्राइंगल आना चाहिए था, तो सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में एक ऐसे देख लेते हो कि कौन सा बाहर कौन सा अंदर है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जल्दबाजी में ये देख लेना तो ऑप्शन नंबर डी को भी कर सकता है ना, ऑप्शन नंबर डी को भी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो आपका कौन सा इसके बाद में आएगा, किसका नंबर आएगा। जैसे ट्राइंगल आना चाहिए तो कई बार स्क्वायर देखा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को विशेष ध्यान से कीजिएगा। तो पेपर करने का मतलब ये नहीं कि केवल आपको आंसर करवा दिया जाए, साथ में वो भी आपको सिखाया जाए कि कौन सी आप गलती कर सकते हो एग्जाम में, उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15 देखिए। सर यहाँ क्या चेंज हो रहा है, सर जब देख रहे हैं तो इसके बाद में लग रहा है कि सबसे पहले इसमें क्या पैटर्न में चेंज हुआ कि इसके दो पेयर जुड़ गए साथ में। इससे क्या चेंज हुआ कि यहाँ पर दो एक्स्ट्रा हो गई। इस बार कोई ना कोई तो 2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सर ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें कोई चेंज है क्या, नहीं। यहाँ पर है, ठीक है, ये भी 2 एक्स्ट्रा आ गई, चल सकता है। नहीं सर ऐसा तो हैंड पहले से ही नहीं है। देखो पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा,
यहाँ पर देखो इससे इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो फिर इसमें चेंज नहीं होगा। ये हैंड ऊपर नीचे नहीं जा सकते, हाँ नीचे जुड़ेंगे वो एक्स्ट्रा अलग बात है, लेकिन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं माना जाएगा। अगर चेंज नहीं होता तो फिर आपका आंसर हो सकता था, जैसे इसके अंदर चेंज कुछ नहीं हुआ है। अगर ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हो तो यहाँ पर आपका चेंज कुछ नहीं है, केवल एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो चेंज नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो आपका वो राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 को देखिए। सर यहाँ से क्या चेंज हुआ? सर ये इसने अपने आप को रोटेट कर लिया। रोटेट करने के साथ में एक काम और किया कि ये जो इसके यहाँ पर बने हुए थे ना, इसने अपने आप को इधर भी घुमा लिया। नहीं, दो काम एक साथ हो रहे हैं। फिर देखो, फिर इसने वापस से इधर रोटेट कर लिया, रोटेट करने के साथ में वापस से इसको बाहर कर दिया। इस बार कहाँ जाएगा सर? ये रोटेट होकर नीचे की तरफ, तो ऐसा लाइन रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, ये यहाँ पर और ये प्लस यहाँ पर। ये जो बाहर की तरफ थे ये इस बार कहाँ आ जाएंगे सर? अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो पहले तो ये देखो कि उस तरफ मुंह किसका है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सर ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों में प्लस है, ये भी ठीक है, लेकिन ये अंदर की तरफ आने चाहिए। कहाँ आना चाहिए? अंदर की तरफ। इसमें कहाँ है? बाहर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें भी स्टार लगा लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी आपका क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो यहाँ गलती होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। तो ये तीसरा हमारे क्वेश्चन नंबर 16 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो देखते पता चल जाना चाहिए सर, ये तो एनालॉजी या जिसे आप सादृश्यता कहते हो उसका है कि जो फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन होगा वही आपका थर्ड और फोर्थ में रिलेशन होना चाहिए। यानी इस तरह से तैयारी होनी चाहिए कि ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने पड़े, देख के पता चल जाए कि हाँ इसमें ये काम करना है। क्या चेंज हुआ सर? ये अपने आप को रोटेट कर रहे हैं। कैसे? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसको रोटेट कर दीजिए। ये जब रोटेट होकर इधर आएंगे तो ये कैसे बना देंगे सर? ये आपके इस तरह से बनाएंगे। ये आपके कैसे बनाएंगे? ऐसे। और ये आपके कैसे बनाएंगे सर? इस तरह से। अब ये देख लो कहाँ बन रहे हैं, तो सर ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बी और सी दोनों में जल्दबाजी में बी नहीं करना है, आपको सी को टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आप सभी के कमेंट में अच्छे आ रहे हैं और लगभग स्टूडेंट के आंसर्स भी सही हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से कंटिन्यू अपने आंसर्स भेजते रहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या चेंज हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। ये जो अंदर वाला वो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही फिर यहाँ पर होगा कि इसको ब्लैक हो जाएगा। ये ब्लैक केवल ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, बाकी में तो आपका डायग्राम ही चेंज हो रहा है ना, बी सी और डी में। सर ऐसा नहीं हो सकता, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19 देखिए। यहाँ से यहाँ पर क्या चेंज हुआ? ये थोड़ा सा रोटेट हुआ 45 डिग्री और लास्ट में साथ में और यहाँ पे भी जुड़ गया। तो सर ये थोड़ा सा इधर इस तरफ, जैसा यहाँ पर रोटेट हुआ वैसा इधर रोटेट होगा। ये इधर रोटेट होगा तो पहले ये लाइन किधर बनेगी? इधर बनेगी और पीछे की तरफ और जुड़ जाएंगी। तो सर ये देखते ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 को देखिए। सर ये जब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरफ रोटेट हो रहा है, रोटेट तो हो रहा है ना, और ये जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, ये आपकी यहाँ ऐसे घूम जाती है। तो ये इस बार यहाँ रोटेट होगा, तो यहाँ रोटेट होगा तो आपके पास में कैसा बनेगा सर? ये इस तरह से ऐसा बनेगा और ये लाइन यहाँ आ जाएगी। तो आपका कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा आपको बनना चाहिए ना सोते हुए। तो पहली बात तो ये देख के बता सकते हो कि ए सी, ए बी और डी, ए बी और डी इन तीनों में वैसे ही नहीं है ना। तो ये कहाँ पर बन रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा एनालॉजी। अब आप कह सकते हो सर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है, ज्यामितीय आकृति पूर्ति है कि यहाँ का कुछ ना कुछ उधर भाग, ऐसा भाग पता करना जो इसमें फिट हो सके। तो सर यहाँ पर देख पा रहे हो कि सर ये वाला होगा क्या? अरे ऐसा है क्या यहाँ पर? नहीं सर, देखो एलिमिनेशन करो सर, ये भी नहीं है, एलिमिनेट मतलब हटाओ, हटाने वाली देखो सर ये भी नहीं है। तो कौन सा बचा सर? ऑप्शन नंबर सी। अगर इस तरह से करोगे तो आपको पूरे को नहीं देखना होगा, ऐसे तो क्या होगा फिर पूरा हर को एक एक को देखोगे। ऐसा कोई फाइंड आउट करो जो ऐसा नहीं हो सकता, उसको फाइंड आउट करो। सर यहाँ पर देखे तो सर ये वाला सर पॉसिबल ही नहीं है। इसको देखो तो ये ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है, यहाँ भी ठीक है। अरे सर ये गलत हो गया ना, ऐसा नहीं है ना, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है और लगभग मिलाकर ठीक है। इसमें भी एक बार चेंज कर देख लेते, ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये यहाँ आकर इसने गलती कर दी, यहाँ आकर गलती कर दी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23 को देखिए। सर ये ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 प्रश्न संख्या 23 या क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24 को देखिए। सर ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है और ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 सर ये तो मिरर इमेज आ गई, दर्पण प्रतिबिंब। देखो सर एलिमिनेट करना है ना सबसे पहले। सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक तो ये नहीं हो सकता, इसको कट करो। और कौन से नहीं हो सकते सर? ये देखो ऐसी लाइन नहीं है ना, तो लाइन तो यहाँ पर ऐसी आएगी ना, ये भी नहीं हो सकता। और पता करो सर ये खड़ी लाइन है,
इसमें लाइन खड़ी है, लेकिन यहाँ पर देखो आड़ी लाइन है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल करते हो क्षैतिज, ये भी नहीं हो सकता। तो सर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सर सबसे पहले बताया कि ये दोनों देखो दर्पण के पास में ये है ना, तो ये वापस से दर्पण के पास में ये रहेगी, तो दर्पण के पास में ये, लेकिन सर ऊपर तो ब्लैक आना चाहिए था, नहीं हो सकता। यहाँ पर अरे सर ये तो इधर आना चाहिए था, ये ठीक है हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ही रहेगा। किसी भी तरह एलिमिनेट करने की आपको कोशिश करनी है। मिरर इमेज अगर एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। सर यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले इधर वाला देखता हूँ, ये नहीं सर नहीं बैठेगा, इसके मिरर के पास में नहीं सर, ये भी नहीं है क्योंकि ऊपर ब्लैक चाहिए ना, ये ठीक है बैठ सकता है, नहीं सर ये भी नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से राउंड बना के भी आप कर सकते हो, थोड़ा जल्दी कर पाओगे। सर यहाँ देखिए तो सबसे पहले वाई आएगा आपका, ठीक है, वाई है, बी है, कट करो, ओ है, इसको कट करो, अरे सर नीचे थोड़ी आ सकता है, ऊपर आएगा। और बी भी देख लो, बी भी आपका ऐसा बनेगा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सर ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटना तथा मोड़ना है। सर जब देखो पेपर पहले यहाँ से फोल्ड हो तो वापस यहाँ होगा, तो यहाँ मिरर लग जाता है, ध्यान रखिएगा। मिरर लगेगा तो ये ऐसे बनेगा और ये यहाँ जाएगा, एक लाइन यहाँ आएगी और ये दो लाइन आपकी इधर आ जाएगी, ठीक। अब चेक कर लो, एक काम करो, यहाँ पर भी बॉक्स बनाओ ऐसे, है ना, यहाँ पर भी कट बनाओ, नहीं सर ये नहीं हो सकता। अगर इसके बीच में देखो तो सर ये बीच में कहाँ से, राउंड तो है ही ना बीच में, ये ठीक है। अभी देखते हैं और देखते हैं, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। तो सर ये ठीक है, अगर इसको पूरा करोगे इस तरह से बना दोगे, हाँ सर ये आपका ठीक बन रहा है, ये आपका एकदम बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो मेरा को लगता है ऑप्शन नंबर सी आपका ज़्यादा यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसके बाहर की तरफ लेके जाओगे ना, तो ये देखिए ऐसे बने हुए ना, तो ये ऐसे बनेंगे, ये इधर ऐसे बनेंगे और ये इधर ऐसे बनेंगे, जो आपका देखो ये रहा सारा अंदर वाला, है ना। और फिर ये बाहर की तरफ जो ऐसे बन रहे हैं ना ये सारे, और इस तरह से क्या कि कट बना लेना। तो कट बनाने से पता चल जाएगा कि ये वाले इस लाइन पे आ रहे, तो लाइन पे तो आने ही नहीं चाहिए ना, ये यहाँ पे बीच में सेंटर में कहाँ से आ सकता है, हाँ ये भी नहीं आ सकता, लेकिन ये ठीक है कट बनाने पर, ये वाला मिल रहा है ना कट बनाने पर, इसलिए आपका राइट आंसर यही रहेगा। तो इस तरह से क्या कि बॉक्स बनाएंगे थोड़ा सा, उससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जैसा यहाँ पर बॉक्स बना हुआ ना वैसा ही उधर बना लेना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30 को देखिए। सर ये जब यहाँ से वापस ओपन होगा इधर तो यहाँ राउंड जाएगा, जब यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ आएगा। और चाहो तो आप इस तरह से इसके भी 4 कटआउट्स बना लो, है ना। इस तरह से 4 कटआउट्स बनाओगे तो भी आप बता दोगे कि हाँ सर कौन सा होगा। अब देखो ये यहीं बन रहा ना सब कुछ, बाकी में हो ही नहीं रहा, तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31, ये सर आप चाहो तो इस तरह से कटआउट देखो, पहला जो बॉक्स है वो यहाँ रहेगा क्योंकि इस तरह से ओपन होगा ना। इतना आपको पता होना चाहिए कि जब पेज ओपन होंगे तो उसके अंदर जो सल पड़ जाते हैं ना, जिससे आप कभी पेज को मोड़ते हो और उसके बाद में उसके अंदर लाइन सी बन जाती है, तो वो वैसे लाइन बना लो, क्योंकि आपको पता है पेज वापस इधर ओपन होगा फिर यहाँ होगा, तो इस तरह से क्या बन जाएगी उसमें लाइन से बन जाएगी। हमने लाइन बनाई तो पता चला ये है ही नहीं, तो ये कट करो, ये है ही नहीं, इसको भी कट करो, ये भी नहीं है, इसको भी कट करो, ये सर ठीक है। और इसका जस्ट मिरर इधर हो रहा है, इस पूरे का मिरर यहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा ये हमेशा मिरर बनता है, याद रखिएगा ना, पहले मिरर यहाँ बनेगा, फिर आपका जब जहाँ से पेज ओपन करते हो ना वहाँ पर उसका मिरर या दर्पण बन जाता है, और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चाहो तो इसके भी आप ऐसे लाइंस बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि पूरे पेज में इस तरह से लाइंस ड्रॉ होगी, तो ऐसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो सबसे पहले, और लाइन ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा आपसे जल्दी भी बना पाओगे क्वेश्चन को, है ना। ऐसे जैसे मैं इस सारों में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो अभी देखना आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो सर ये आपका, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आपके पास में से स्क्वायर वगैरह हो ना तो वहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। कैसे कि अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से आपको बनाया, है ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ, है ना, उसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात बताने चाह रहा हूँ, उसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको मान लीजिए नहीं पता होगी ना तो आप ऐसे क्वेश्चंस गलत कर सकते हो, तो इनको थोड़ा जल्दी करने की और गलत नहीं करने की आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर वगैरह बनते हैं ना, जैसे ये स्क्वायर यहाँ बन गया, तो ये देखिए कि इसका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ ये है ना, तो यहाँ भी सेंटर की तरफ यही आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं इस समय इसको इस तरह से घुमा देते हैं, वो सोचते हैं जब पेज घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, नहीं। आपका जब सेंटर की तरफ ये बन रहा है केंद्र की तरफ, तो हर समय केंद्र की तरफ इसकी ये साइड ही रहेगी, याद रखना, सेंटर की तरफ ये इसकी साइड ही रहेगी। हाँ अगर मान लीजिए कभी आपका ऐसा होता ना तो यहाँ पर भी फिर आपका ऐसा ही बनता, और ऊपर की तरफ भी ऐसा ही बनता, और इधर भी आपका ऐसा ही बनता। वो डिपेंड करता है कि सेंटर की तरफ आपका कैसा है, तो घूमने पर सेंटर की तरफ कोई चेंज नहीं होता। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, है ना।
यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन ये बीच में देखो कुछ और बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ ये सब ठीक है, लेकिन देखो ये मैंने कहा था ना घुमा सकते हैं, तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है घूमने पर, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी स्टार लगा लीजिए, थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। ये घुमाने समय कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे घुमाकर इसको इस तरह से बना देते हैं, वो सोचते हैं ये भी रोटेट होगा, लेकिन सेंटर की तरफ देखो ना कि सेंटर की तरफ किसका फेस है, तो हमेशा घूमने पर भी सेंटर की तरफ वही फेस रहेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है, आपको भी इसका विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, ये सर हमारे पास में कटआउट्स आ गए, जो आप स्पेस विजुअलाइजेशन जिसे कहते हो, आकृति निर्माण। देखो सर इसका नंबरिंग दे देते हैं 1, 2 और 3। देखो सर क्या ये मेरे को कहीं भी मिल रहा है 1, 2 और 3 में से? ये कहीं भी है? नहीं है। ये अरे सर ये भी नहीं है 1, 2, 3 में से, ठीक है। ये भी, हाँ सर ये हो सकता है, देखो बड़ी हो सकती है। ये देखो ये 1 नंबर है, ये 2 और ये 3। आप कहोगे सर ये ऐसा कहाँ है? इस तरह से थोड़ी, साइड्स आपकी इक्वल है, साइड्स आपकी क्या है? इक्वल है। ये वैसे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 देखिए, 1, 2 एंड 3। क्या सर मुझे कहीं भी ये मिल रहा है क्या? ठीक है, इसको एक बार छोड़ दो। इसमें देखो जो हट रहा है सर, ये तो पूरा ही हट रहा है, ऐसे है ही नहीं ना, कट लगाओ। सर ये ठीक है, 1 भी है, ये 3 भी है, ये 2 भी है, लेकिन सर ये, अरे सर ये इतना सा कहाँ मिल रहा है? मैंने इसको छोड़ दिया, ये तो कहीं यही नहीं ना, 1, 2 और 3 में कहीं नहीं है। ये, अरे सर ये भी नहीं है, इस तरह का नहीं है ना, तो डी आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 34 में। क्वेश्चन नंबर 35, देखो जब मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूं तो प्लीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से मैं सोल्व कर रहा हूं, आपको भी एग्जाम में उसी तरह से सोल्व करना है। देखो सर, क्या सर मेरे को ये 1, 2, 3, 4 कहीं भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी भी एक को ले लीजिए, पता कर लीजिए, अगर वो मिल जाए तो किसी दूसरे को पता कर लीजिए। सर ये भी नहीं, सर ये भी नहीं है, कट लगाओ। और ये तो ठीक है सर, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 1, सॉरी ये मेरा 2 है और ये 1 है, ठीक है। सर ये इस तरह का बॉक्स तो कहीं नहीं है, जब एक बॉक्स ही नहीं है तो बाकी से हमें क्या करना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36 को देखिए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। सर ऐसा तो कहीं नहीं है, इतने सारे तो बॉक्स ही नहीं है, कट लगाओ। ये ठीक है 1 है, ये मेरा 4, या जिसे आप 2 कह दो, इसे आप 3 कह दो। नहीं सर ऐसे नहीं है ना, ये तो मिल जाएगा, मान लीजिए 1 है, लेकिन ये इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आओगे? नहीं है, इससे भी नहीं है। ये दोनों तो मेरे को लगता है कि ऑप्शन भी सेम हो गए ना, इसके अंदर ऑप्शन भी सेम हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, या प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये सर आपका हिडन फिगर या इम्बेडेड फिगर, छिपी हुई या निहित आकृति जिसे आप कहते हो, बहुत आसान है कि आपको ये वाली फाइंड करनी है। यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रही सर आपके ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में इस तरह की लाइन ढूंढो, कहाँ पर मिलेगी? सर इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो आपका पॉसिबल नहीं है बनना। नहीं सर इसमें तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, ये नहीं है। सर यहाँ पॉसिबल हो सकती है, ये देखो इस तरह से पॉसिबल यहाँ रहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39 देखिए, ये तो सर इस तरह का देखना, ये ऊपर नहीं है, इसमें ये रहा सर आपका, है ना, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। 40, प्रश्न संख्या 40 को देखिए सर, 40 क्या हो, कौन सा हो सकता है? सर ये रहा आपका 40 में, यहाँ पर बन रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से हमने मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता को कंप्लीट कर लिया। फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 40 में आपका 40 में से कितना स्कोर आपका रह रहा है। और मैं देख पा रहा था कि लगभग स्टूडेंट्स के आंसर सही चल रहे थे कमेंट बॉक्स में, यानी कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। अभी देखते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी या अरिथमेटिक टेस्ट जिसे अंकगणित परीक्षण कहते हैं, उसमें आपका कैसा स्कोर रहता है, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या 41 को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैथ्स में विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चों के ज़्यादा नंबर मैथ्स में ही रॉन्ग होते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, मेरे साथ साथ देखिए। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 15 to 40, 15 से लेकर 40 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो सम ऑफ ओड नंबर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर। अब आपको कहां से कहां तक फाइंड करना है? 15 to 40। तो एक काम करो, इसमें सबसे पहले 1 to 40 तक का पता कर लो, ठीक है, और उसमें से 1 to 14 का माइनस कर दो, 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि आपको तो 15 to 40 चाहिए ना, 15 से 40 तक, तो 1 से 14 तक का हटा दो। अगर मैं ये पूछूं कि इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू तो जितने नंबर्स हैं कितने हैं? 40। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। इस वाले बॉक्स में n की वैल्यू कितनी रहेगी, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं सर? यहाँ पर है 14, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। हमें क्या करना है?
अगर आपको 15 to 40 तक का चाहिए तो आपको क्या करना है, 1600 में से आपको क्या करना है, सॉरी ओड नंबर्स करने हैं ना। ये तो मैंने प्राकृत पूरे नंबर्स का फाइंड आउट कर लिया, एन फिर ओड नंबर एन नहीं रहता ना, एक मिनट इसमें माइनस करो। अगर आप ओड नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हो ना तो ओड नंबर्स तो क्या होती है, आधी होती है ना। तो एन की जो भी वैल्यू है अगर वो इवन है तो उसमें डिवाइड कर दो सीधा सीधा। यहाँ पर आपकी 40 है तो 40 में 2 का डिवाइड करोगे तो 20, तो ये तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू 14 है जो इवन है, इवन में 2 का डिवाइड हो सकता है तो आसानी से डिवाइड कर दो 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब आपका ये क्या हो गई, ओड और इवन। याद रखिएगा ओड और इवन जो नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा हाफ होती है, आधी होती है, तो हमेशा 2 का डिवाइड करना। अगर 2 का डिवाइड नहीं हो तो पीछे आप आगे करके देख लीजिएगा, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा भी होगा। अब हमने 15 to 40 तक की नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, तो 400 में से 49 माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे तो 10 - 1 तो 9 और ये आपका 5 आ जाएगा और ये 3, तो 351 351 सर इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न संख्या 42 को देखिए। थोड़ा सा ना मैथ के क्वेश्चंस का विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर नहीं आपके कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उन चैप्टर्स की एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ समय आपके पास में। सर इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले अगर सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वी बोर्ड मास क्या कहता है, रूल क्या होता है, वी बोर्ड मास, और वी बोर्ड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। 26 को 4 से करते हैं तो 144 प्लस ये कितना आ जाएगा, 14 4 कितना होता है 56, 14 4 आपके पास में कितना होता है 56। और अगर यहाँ से हम डिवाइड करें 14 8 जा, अगर आप कहोगे कि सर 14 8 कितना होता है तो 112, 14 8 कितना होता है सर आपके पास में 112 माइनस 6 2 12। अगर यहाँ प्लस करेंगे तो ये तो आपके पास में कितना आ गया 200 और ये आपके पास में कितना आ गया 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वी बोर्ड मास का है, सिंप्लीफिकेशन का एक आसान क्वेश्चन है, केवल आपको प्लस माइनस करने थे, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट विल बी द सम ऑफ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर्स ऑफ नंबर ए। किसी संख्या ए की उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का योग क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए एक मेरे पास नंबर है, इसकी मुझे सबसे पहले प्रीसीडिंग या जिसे आप पूर्ववर्ती संख्या कहते हो तो वो कौन सी आएगी सर, a -1। और अगर इसी ए की आपसे मैं सक्सीडिंग नंबर या जिसे उत्तरवर्ती संख्या अगर आपसे पूछूं तो वो कौन सी होगी सर, a+1। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, दैट मीन्स a -1 प्लस a+1 प्लस a+1। तो चलो इनको प्लस करते हैं। जब प्लस करेंगे तो बाहर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a -1 प्लस a+1, 1 से 1 आपका डिवाइड हो जाएगा 0 और आंसर कितना आ जाएगा, a और a आपका कितना हो जाएगा 2a या 2a आपका क्या रहेगा सर, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ का राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 7/8। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 7/8 एंड द फर्स्ट नंबर इज 7/2, देन व्हाट विल बी द सेकंड नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है सर, 7/8 है। पहली संख्या आपकी 7/2 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें कहा गया कि फर्स्ट और सेकंड नंबर दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 7/8 है। इसमें से फर्स्ट नंबर आपको गिवन है कितना 7/2, तो मुझे सेकंड नंबर बता दो। अगर आपसे सेकंड नंबर फाइंड आउट करवाए तो क्या करते हो, इसको उधर भेज दीजिए अपनी फैमिली के पास में, क्योंकि ये अपनी फैमिली का नहीं है ना, इसकी फैमिली का। तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो देखो जो डिवाइड में होगा वो तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा तो 1/4। ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4 या 1/4 इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा कि मल्टीप्लीकेशन है, हमने भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किया। इसने कहा एक नंबर इतना है, हमने उधर ट्रांसफर किया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई था डिवाइड, और एक दूसरे से डिवाइड होकर आंसर कितना बना देंगे 1/4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न संख्या 45, 1/4 पार्ट इज येलो, 1/6 पार्ट इज रेड एंड 1/8 पार्ट इज ब्लू ऑफ ए पिलर। इफ द रिमेनिंग पार्ट इज व्हाइट, जो बीच में रिमेनिंग रह गया है, देन एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पिलर इज 48 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ व्हाइट पार्ट। यदि खंबे का 1/4 भाग पीला है, 1/6 भाग लाल है, 1/8 भाग नीला है और शेष भाग आपका कैसा है, सफेद है, और खंबे की लंबाई कितनी है, वो 48 सेमी है, तो सफेद भाग की लंबाई याद करो, सफेद भाग की लंबाई याद करो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पिलर बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, पिलर बना दिया है मैंने, ठीक है। इस पिलर की टोटल लेंथ आपको पता है ना कितनी है सर, 48 सेंटीमीटर, 48 सेमी। इसके कितने पार्ट्स हैं सर, एक पार्ट तो आपका कौन सा है, येलो पीला, एक पार्ट आपका रेड लाल, एक पार्ट आपका ब्लू नीला, और एक आपका कौन सा हो जाता है, व्हाइट या
सफेद। सबसे पहले येलो पार्ट कितना है सर, वो है 1/4। 1/4 किसका, टोटल का है, तो 1/4 है। तो एक काम करो फिर टोटल का 1/4 निकाल लो। तो टोटल का 1/4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। रेड आपके पास में कितना है, लाल, वो 1/6 है। वो भी किसका होगा, टोटल का 1/6 भाग किसका है, पूरे कुल का ना। तो यहाँ से 6 का डिवाइड करोगे तो 8 6 या 48। तो आपके पास में कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ब्लू कितना है, 1/8 पार्ट किसका सर, टोटल का या कुल का, 8 6 या 48। तो ये आपके पास में 6 आ गया। अब ये आपके पास में कितना रह गया, हमें केवल ये पूछा है। तो ये तुम तीनों मिलकर कितने हो गए, 12 8 20 और 26। तो 26 तो ये तीनों मिलाकर हो गए, 26 तो ये तीनों मिलाकर हो गए। इसका कितना रहेगा सर, 48 में से 26 को माइनस कर दो, जो भी आपके पास में रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग कितना रहेगा सर, 22। तो 22 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर किसका हो जाता है सर, यहाँ से व्हाइट या सफेद का कितना हो जाता है आपका, 22 सेंटीमीटर आपका सफेद का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था कि जहां आपको टोटल लेंथ पहले से गिवन थी और बाकी सबकी आपको फाइंड आउट करनी थी। 1/4 12, 1/6 8, 1/8 भाग 1/8 तो आपका 6 हो जाएगा। तीनों प्लस होके पता कर लो, टोटल में से माइनस कर लो। लेकिन इस तरह से फ्रैक्शन नंबर में एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। उस समय आपको इसको टोटल लेंथ को अक्स अज्यूम कर लेना और बाकी को अक्स से फाइंड आउट कर लेना। जैसे ये x/4 हो जाता, ये x/6, x/8, तो तीनों मिलाकर कितने हो जाते, जितना हो जाता उसको टोटल एक्स में से माइनस कर लेते। उस समय आपको इसकी वाइट की लेंथ पहले से गिवन होती है, उसको वैल्यू को इक्वल करके हम अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने फ्रैक्शन नंबर या भिन्नात्मक संख्या में जरूर सोल्व किए होंगे। चलिए सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 प्रश्न संख्या 46 को देखो। मैथ में भी कुछ स्टूडेंट सही कर रहे हैं, आंसर भेज रहे हैं, वो सही भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपकी मैथ की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि केवल मेंटल एबिलिटी आपका सिलेक्शन नहीं करवाती है, मैथ और लैंग्वेज तीनों मिलकर आपका सिलेक्शन करवाती है। इसलिए हर तरह से आपको तैयार रहना है। मैथ्स में अगर आपकी अभी भी कोई कमी है तो उस चैप्टर की ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये इस टॉपिक का थोड़ा सा मेरा समझ में कम आ रहा है, को कम आ रहा है क्वेश्चन, तो पहले तो यहां समझिए फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस को ज्यादा सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन 20 के बराबर है, देखो बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 20। देखो 5 4 जे कितना होता है सर आपके पास में 20, 1 डिजिट पे पॉइंट है तो पॉइंट कहां लगेगा, यहां। तो ये तो सर 2.0 हो गया। ये भी आपके पास में एक्चुअल में कितना होता है 5 4 जा 20 और 0 0 0 क्योंकि 3 0 है ना। अब देखो 3 डिजिट पे पॉइंट है तो मेरे को यहाँ 3 डिजिट पे पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20.000। तो मैं इसको 20 नहीं कह सकता कि पॉइंट के बाद में अगर 0 तो उन्हें हटा दो, कोई इश्यू नहीं है, तो ये 20 ये हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 और 2 0 साथ में है, 3 0 पे पॉइंट होना चाहिए, तो 3 0 पे पॉइंट तो यहाँ रहेगा, तो ये तो कितना आ जाएगा 2.000। तो इसकी वैल्यू तो एक्चुअल में कितनी आ गई सर 2। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 1 0, फिर से 3 0 पे पॉइंट, तो सर 3 0 पे तो पॉइंट यहीं लग जाएगा, तो इसकी तो वैल्यू 0.200 आ गई। और अगर इसको पॉइंट हटाओगे तो 0.2 रहेगा। तो सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे आपने पीछे के एक नंबर या 2 नंबर पेपर में देखा होगा जहां पर नॉट इक्वल टू लिखा था, बराबर नहीं है। कई बार क्या होता है यहाँ पर लिखा होता है बराबर नहीं है, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि बराबर नहीं है, उस समय आपको बराबर है वालों को काम में लेना है। क्वेश्चन नंबर 47 प्रश्न संख्या 47 देखिए सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टाइम इन राम्स वॉच इज 10:10 AM इफ द क्लॉक मिनट्स अहेड, इफ द क्लॉक इज 20 मिनट्स अहेड, यहाँ पर लिखना था क्लॉक इज 20 मिनट्स अहेड, सो व्हाट इज द राइट टाइम। राम की घड़ी में समय प्रातः 10:10 है, यदि घड़ी 20 मिनट आपके आगे है तो सही समय बताओ। तो क्या बताओ सर, सही समय बताओ। अब देखो सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि घड़ी के अंदर अभी समय कितना है, जैसे ये आपकी मान लीजिए ये क्लॉक है, इस क्लॉक में भी समय कितना है टाइम, तो सर टाइम है 10:10 AM टाइम है। और ये जो घड़ी है वो एक्चुअल में क्या है 20 मिनट्स अहेड यानी 20 मिनट आगे है, तो राइट टाइम क्या होगा 20 मिनट्स माइनस कर दो। अरे इसमें से क्या कर दीजिए सर 20 मिनट्स को वापस कम कर दीजिए, तभी तो आपका राइट टाइम बताएगा ना। यानी 20 मिनट आगे है 20 मिनट्स अहेड है, तो एक्चुअल क्या होगा 20 मिनट्स माइनस, तो पहले तो 10 मिनट्स हटा दो, तो कहां पर चले जाओगे 10 AM पे चला जाओगे। यानी कि जैसे ही मैं 10 माइनस करता हूं फिर से 10 माइनस कर दो, तो कहां पहुंच जाओगे सर 9:50 AM। अभी AM ही रहेगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि PM नहीं होगा 20 मिनट में, तो कितना आ जाएगा 9:50 AM प्रातः 9:50 सर इसका आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पहले 10 मिनट माइनस की तो आपका कितना आ गया 10 पे, फिर 10 और किया तो 9:50 पे। थोड़ा सा ये घड़ी का भी आपको ध्यान होना चाहिए कि घड़ी में टाइम कैसे कम और ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपको देखो मेजरमेंट में ये क्वेश्चंस होते हैं तो मेजरमेंट में मुझे उम्मीद है कि आप सबने एक अच्छे तरह से पढ़ा भी होगा और मेजरमेंट में एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से देखा भी होगा कि घड़ी किस तरह से काम करती है, घड़ी है और सारे जो मेजरमेंट है सब कुछ, तो आपको ध्यान होने चाहिए। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100
1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो एक स्ट्रेट वे स्टेटमेंट है, सबको याद होगा कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 या 25 प्राइम नंबर्स होती है 1 to 100 तक, वो तो सबको याद भी है। और कौन कौन सी है वो आपको याद होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 50, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 91 और 91 नहीं 97। देखो इस तरह से आपको याद रहनी चाहिए ना। ये स्टेट में देखो 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स तो आपको हर हालत में याद होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जामिनर ये मान के चलता है कि एक 5th क्लास के स्टूडेंट को 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स तो पता होगी कौन कौन सी और कितनी प्राइम नंबर्स होती है। तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, हमें एक एक को फाइंड आउट नहीं करना होता। देखो क्वेश्चन नंबर 49 एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, डेसिमल से एक अच्छा क्वेश्चन जिसे पूछने जाने की ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि डेसिमल बाकी सब तो क्वेश्चन इजी होते हैं, ये थोड़ा सा आपका टिपिकल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है ना। If 3.5 multiply 1.2 equals to 4.2, then find the value 4200 divided by 1.2। यदि ऐसा मान है तो इसका मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, सबसे पहले तो उसको विदाउट पॉइंट बनाओ, बिना पॉइंट का बनाओ। ये 1200 डिवाइड बाई 1.2, अगर इसका मैं पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर का, तो एक्चुअल में क्या बनेगा, ये ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई 10 और अपॉन में कितना आ जाएगा 12। इसको ऐसा का ऐसा ही आप रहने दीजिए। अब जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसको काम में लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ सर आपके पास में 3.5 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 4.2, सॉरी इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू आपके पास में 4.2 है। अब इस सब के पॉइंट हटा दीजिए, सबके क्या हटा दीजिए सर, पॉइंट हटा दीजिए। इसका अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो ये क्या बनेगा सर, एक तो इसका 0 और एक मेरे पास इसका 0, तो मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर ये 42 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो सर कौन किसके डिवाइड में, सर ये जो 42 और 12 उसके डिवाइड में है, तो एक काम करो इस 12 को इस तरफ डिवाइड में लियो, 12 को क्या ले आओ, इस तरफ डिवाइड में लियो। तो जैसे अगर 12 आपका उधर डिवाइड जाएगा तो इधर आपके पास में कितना आ जाएगा, 35 अपॉन मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 42 अपॉन 12 और नीचे मल्टीप्लाई में 10 है, याद रखिएगा मल्टीप्लाई में कितना है, 10 है। अब देखो सर आपके पास में बाकी सब तो ठीक है, आपने यहाँ तक ये सब कुछ आप मिला रहे हो, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन सर ये एक काम करो, ये जो 10 है ना, ये डिवाइड वाला, इस 10 को उस तरह भेज दो, क्योंकि 10 इधर नहीं होना चाहिए ना, अरे 10 इधर थोड़ी होना चाहिए, डिवाइड में 10 नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस 10 को भी साथ ही उधर भेज देते हैं। देखो एक एक पॉइंट ऐसे करोगे तब तो जाकर शायद क्वेश्चन आपका अच्छा बना लोगे। अब ये 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो एक्चुअली में आंसर तो कितना रहा, 35 अपॉन 10 ही रहा ना। लेकिन सर हमें यहाँ पर 3 0 और साथ में चाहिए इसके, तो मुझे बताओ कि अगर मुझे इसके साथ में 3 0 चाहिए तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर कभी भी किसी इक्वेशन का, जैसे आपके पास में इक्वेशन बन गई ना, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, आपके पास में एक्चुअल में इक्वेशन क्या थी, 35 अपॉन 10 इक्वल्स टू 42 अपॉन 12। मैंने क्या किया कि इस तरफ आपको 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 0 चाहिए थे क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो एक काम करो फिर इधर भी आपका 3 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 0। अब देखो ये जो एक्चुअल में है ना, यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है ना, हमने क्वेश्चन की तरह इसको क्रिएट किया। इसका आंसर कितना आएगा, 10 से 10 हटा दोगे और 3500 आपका राइट आंसर रहेगा। तो 3500 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 3500 3500 या 3500 इसका राइट उत्तर सही आंसर रहेगा या सही उत्तर रहेगा। देखो हमेशा क्या करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसके पॉइंट सबको हटा दो, सबके हटा दो। क्वेश्चन में जो गिवन है फाइंड आउट करना, सबके पॉइंट्स हटा दो। फिर हमें जो गिवन है ना उसको क्वेश्चन की तरह क्रिएट करना होता है, हमें उसको क्वेश्चन की तरह क्रिएट करना होता है। यहाँ पर 42 के 12 डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई था, हमने 12 को डिवाइड में लाया। क्या 12 के साथ में कुछ और भी यहाँ पर है? नहीं है। तो ये जो 10 है इसको उधर भेज दो, फिर हमने 10 को उधर भेज दिया, 10 से 10 डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर 42/12 तो मिल गया, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में 3 0 भी होने चाहिए। वो कैसे आएंगे, जब 3 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन के, तो याद रखिएगा दोनों साइड मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 3500 3500 आपका सही उत्तर रहेगा, ये राइट आंसर रहेगा। अच्छे क्वेश्चन है। देखो थोड़े से पेपर नंबर 3 में क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पेपर नंबर 3 के मैथ वालों को जरूर एक बार आप वापस से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके मैथ में थोड़ा सा 1-2 बार और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द लाइन, यानी कि लाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रेखा के लिए कौन सा कथन आपका सत्य है, ये बताओ। लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स, रेखा के अंत बिंदु नहीं होते। देखो कोई भी जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अगर आप जैसे इसके एंड पॉइंट बना देते हो, जैसे मान लीजिए ए और बी, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका लाइन सेगमेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट, जिसे आप रेखा खंड कहते हो। रेखा नहीं होती, लाइन के तो कुछ नहीं होता।
लाइन को तो एंड पॉइंट होते ही नहीं है, बात तो सही है, रेखा के तो कोई अंत बिंदु नहीं होते। द लेंथ ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। अब बताओ, जब वो कभी रुक ही नहीं रही, इस तरफ भी बढ़ी जा रही है, इस तरफ भी बढ़ी जा रही है, तो उसका कैसे फाइंड आउट करोगे कितनी लंबाई? हाँ, उसको लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर दो, उसको किसी जगह रोक दो, तब आप बता सकते हो कि सर इसकी लेंथ कितनी है। तो याद रखिएगा कि जो लेंथ जो डिफाइंड होती है ना, नॉट डिफाइंड का मतलब इनडिफाइंड है, अनंत है। लंबाई निश्चित नहीं है मतलब वो उसकी अनंत है। तो अनंत तो किसकी होती है? लाइन की। लेकिन डिफाइंड या निश्चित किसकी होती है? लाइन सेगमेंट की। तो सर दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट और सेकंड, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है। ये आपको जब लाइन का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, लाइन और एंगल का, आपके पास में या तो ई परीक्षा की गाइड बुक होगी या जो भी आपके पास में गाइड बुक है उससे पढ़ा होगा। ई परीक्षा गाइड बुक में तो दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, जो ई परीक्षा वाली जो गाइड बुक है ना, उसके अंदर तो दोनों पॉइंट दिए हुए। तो शायद जिसने पढ़ा उसको तो पता होगा कि लाइन में एक्चुअल में एंड पॉइंट नहीं होते हैं और ना ही उसके डिफाइंड होते हैं। और अगर आपके पास में नहीं भी है तो एक बार हमारे यूट्यूब के जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर लाइन और एंगल का एक चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, वहाँ सारे नोट्स अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आपको पूरा वहाँ से समझ में आ जाएगा। उसमें टोटल जैसे अगर बता दूँ, मैथ की 55 क्लासेज है, मैथ की 55 क्लासेज है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक मैथ्स की ऐसे फ्री क्लासेज नाम बोलकर, ऊपर से 3rd या 4th के अंदर। तो वो 50 क्लासेज अगर आप देख लेते हो ना, तो भी मान के चलिए कि आपको 20 में से आराम से आप 18+ स्कोर कर दोगे मैथ में, अगर आपको 55 क्लासेज सारे क्वेश्चंस और सारे नोट्स आपको याद रहते हैं। अगर आपको पास में समय है और देख सकते हो तो उनको एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको ऊपर से देखिएगा नवोदय क्लास 6 फ्री क्लासेज जैसे कुछ लिखा मिलेगा। तो या फिर आपको अलग अलग अगर चैप्टर्स की देखनी है तो आप चाहो तो अलग अलग चैप्टर्स के साथ भी जा सकते हो, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51, सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 + 8/13 है, तो 13 तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। यहाँ पर 2/1 रहेगा, ये 13 2 26 प्लस आपका 8 करोगे तो 8 और 6 आपके पास में कितना हो जाता है? 34/13। तो ये तो आपके पास में कितना आ गया? 34/13 आ गया। यहाँ से देखो 4 - 2 करोगे तो कितना रहेगा सर? इसका आंसर 2 रहेगा। अब ये पूरा ब्रैकेट हो गया ना, पूरे ब्रैकेट में क्या बनेगा? 2 - 34/13, ये 1 रहेगा। तो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा? एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारे पास में 13 आ जाएगा, और 13 2 26, और माइनस अगर आप करते हो तो माइनस आपके पास में कितना रहेगा सर? यहाँ से आपके पास में रहेगा 13 2 20, ठीक है, 13 2 26 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 34। माइनस जब करोगे तो आपके पास में रहेगा -8/13, याद रखिएगा यहाँ से, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस के, तो यहाँ से कितना रहेगा? -8/13, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का ना। अब देखो, जब ये बाहर की तरफ आपके पास में माइनस है, यहाँ बाहर की तरफ क्या है? माइनस। इस पूरे का आपका कितना आया? -8/13। अब जब आपने ये देखा कि -8/13 अंदर है और बाहर जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो बाहर भी माइनस है, और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देते हैं? प्लस बना देते हैं। और इसका सोल्व करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा ये, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 आएगा मेरे पास। तो ये क्या बन जाएगा? 3 + 8/13, ये आपका इस ब्रैकेट में रहेगा अंदर वाले में, कि अब इसी का एक ना, ये सारा सोल्व हो गया। अब इसका सोल्व कितना आ गया? यहाँ 1 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 3 39, 39 प्लस आपके पास में कितना रहेगा? 8, और 39 में अगर आप 8 प्लस करते हो तो आपके पास में कितना रहता है सर? 47, और 47/13, ये आपके पास में आ गया 47/13। अब इस पूरे का 47, अब रिमेनिंग कितना रहा है? 3 माइनस, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा? 3 - 47/13, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करोगे 13 3 39 माइनस आपका 47 अपॉन कितना आ जाएगा? 13, तो आपका राइट आंसर कितना रहेगा? -8/13, -8/13 आपका राइट आंसर रहेगा। -8/13 आपका सही उत्तर रहेगा। आपको लग रहा है कि इसमें से तो कौन सा नहीं, अरे कोई सा नहीं है तो नन ऑफ दीज कर दो। वैसे एग्जाम में नन ऑफ दीज आता नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, कई बार लिखा नहीं आता, लेकिन फिर भी आप अभी ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। जैसे इसकी जगह कितना आ जाएगा? -8/13। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में इसकी जगह -8/13 या -8/13 लिखा हो तो आपको इसको सही करना है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। ये आपने जैसे फ्रैक्शन नंबर के प्लस माइनस है, केवल उन्हीं को 2-3 बार घुमा कर दे दिया। हमें ज़्यादा प्लस माइनस करने होते, जैसे एक यहाँ किया, फिर यहाँ पे किया, फिर आपने इस जगह पे किया और फिर इस जगह पे किया। इस तरह से बार बार आपके थे, और साथ में वी बोर्ड मास के रूल को ध्यान रखना था, ब्रैकेट्स को ओपन करना था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना था, और इस तरह से सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न संख्या 52 देखिए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1s and 10s places of a number that formed by the sum of first 5 multiples of 8। 8 के प्रथम 5 गुणजों के योग से बनने वाली संख्या के इकाई तथा दहाई स्थानों का अंतर ज्ञात कीजिए।
आप कह सकते हो कि सर फैक्टर एंड मल्टीपल का क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन था, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम फाइंड आउट करना है, 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका 8 है, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 5, ये कितना आ जाएगा 8, ये 16, ये आपके पास में 24, ये आपके पास में 32 और ये आपके पास में 40। प्लस करो तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 एंड 18 और ये 22 आपका कैरी रहेगा। 2 2 4 1 5 5 3 8 और 8 और 4 आपके पास में कितना हो जाएगा 12, तो 120 120 इसका टोटल सम रहता है। अब क्या कहा है, इसके वंस और टेंस प्लेस का डिफरेंट बताओ, इसके इकाई और दहाई स्थानों का अंतर बताओ। देखो ये 120 है आपका, ये तो आपका है वंस प्लेस और ये आपका है टेंस प्लेस। अगर इनका डिफरेंस करेंगे 2 - 0 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, और इस तरह से आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा 2, या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। तो मुझे लग रहा है कि मॉडल पेपर नंबर 3 में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक बार जरूर ऐसे क्वेश्चंस को वापस से देख लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप अच्छे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तभी हो पाएगा। अगर आपने ई परीक्षा गाइड बुक है आपके पास में तो उसको सोल्व कर लो, नहीं फिर आप क्लासेस देख सको तो क्लास कर लो, या फिर इन पेपर्स को 1-2 बार वापस से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 53, इन ए डिवीजन क्वेश्चन if the dividend is 257, quotient is 18 and the remainder is 5, then what will be the divisor? एक भाग के सवाल में यदि भाज्य आपका 257 है, भागफल आपका 18 है तथा शेषफल अगर आपका 5 है तो भाजक क्या होगा। क्या पूछा है, भाजक। आपको सबको पता है कि सर डिवीजर या जिसे आप भाजक कहते हो उसका फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है सर, डिविडेंड माइनस आपका रिमाइंडर अपॉन क्या होता है सर, क्वोशिएंट, जिसे आप कहते हो सर भाज्य माइनस आपका शेषफल बट्टे क्या होता है सर, आपका भागफल होता है। हमें केवल वैल्यू पुटअप करनी है। डिविडेंड आपका 257 है, माइनस आपका रिमाइंडर अगर आप देखना चाहो तो 5 है, और भागफल जिसे आप कह रहे हो तो वो आपका कितना है सर, क्वोशिएंट, वो आपका 18 है। 257 में से अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास में रहेगा सर 252 अपॉन 18 का डिवाइड करोगे 18 बन जाए 18, पीछे आपका 77 और 72 तो 18 4 जा 72, तो आपका कितना आ जाएगा 14 या 14 आपका क्या रहेगा सर, यहाँ से डिवीजर या भाजक आपका 14 रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर सिस्टम में आपने जरूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न संख्या 54 को देखिए। ए ट्रेन लीव्स मुंबई एट 4:15 AM एंड रीचेस टू दिल्ली ऑन नेक्स्ट डे 2:30 PM। टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन। एक रेलगाड़ी मुंबई से 4:15 बजे पूर्वाह्न पर चलती है तथा दिल्ली अगले दिन 2:30 बजे अपराह्न पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा लाया गया कुल समय कितना है। अब देखो, अगर कोई ट्रेन आज मान लीजिए 4:15 AM पे चल रही है तो नेक्स्ट डे, जैसे ये तो आज हो गया, नेक्स्ट डे 4:15 AM तक तो वो चलेगी ना, तो यहाँ तक आपके टोटल, और उसके बाद में कितना टाइम चलना है, उसके बाद में उसको टोटल 2:30 PM तक और टाइम लगता है। उसके बाद में उसको 2:30 PM और टाइम लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भी उसको 2:30 PM का और टाइम आपको यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। अब देखो, याद रखिएगा, सेम टाइम से सेम टाइम पे आओगे तो 24 आवर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद में 4:15 से 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15 और 2:15, और 2:15 के बाद में 2:30, इस तरह से चलना है। देखो 1 आवर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये हो गए, और प्लस 15 मिनट्स ये। अब देखो 9 और 24 ये दोनों प्लस कर लो, तो 24 आवर्स तो पहले वाले, 9 बाद वाले, तो दोनों मिलाकर आपके पास में कितने हो जाएंगे। शायद इसके अंदर लगता है मेरे को 10 आएगा ये। अच्छा, इसको नहीं काउंट किया हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 10 आवर्स ये, तो 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 34 आवर्स, और ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो 34 घंटे और 35 मिनट रहेंगे। 34 आवर्स और 15 मिनट्स इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से थोड़ा सा अगर देखो डिटेल में लिखकर करोगे ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सही करना है ना, हमें वहां पर स्पीड तो करके कौन सा जल्दी करना है, वहां पर स्पीड नहीं, पेशेंस रख के हमें सही करना है। तो सही करने के लिए हमें एक एक को पूरा डिटेल से धीरे धीरे करते हुए आगे चलना है, तो उससे क्या होगा कि हमारे गलत होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अगर हम जल्दबाजी में से शॉर्टकट से चलेंगे ना कि हाँ ठीक है इसमें से माइनस प्लस करते हैं, तो एक भी प्लस माइनस गलत होने से आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पूरा डिटेल में देखो, मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल क्यों लिखा, ताकि आप भी इस तरह से सोच सको कि हाँ हमें पूरा डिटेल में लिखकर ही क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 55,
इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी, बी ए सी आपका 35 है, सी डी 53 है, डी सी ई बताना है। ए बी और डी सी डी आपका समांतर है, बी ए सी की वैल्यू दे रही है सी डी। और अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर मुझे बताओ कि दो पैरेलल लाइन होती है तो इसके अलावा एक लाइन कौन सी है, ये आपकी इसको कट कर रही है ना, और ये लाइन यहाँ पर इसको कट कर रही है। तो अब देखो अगर मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर अगर 35 डिग्री बन रहा है तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर भी 35 बनेगा, एकांतर कोण, या जिसे अल्टरनेट एंगल कहते हो, है ना, जिसे आप अल्टरनेट एंगल जिसे आप कहते हो या एकांतर कोण कहते हो, तो दोनों मान बराबर बराबर होंगे ना। इसके बाद में ये आपका 53 है, अब इसकी वैल्यू पूछिए तो आपको ये यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ना, एक त्रिभुज बन रहा है, और ट्राइंगल के ऑल एंगल्स कितने होते हैं 180। तो 53 प्लस 35 आपके पास में कितना हो जाएगा 88 हो गया। अब टोटल 180 में से 88 माइनस कर दो, 88 जब माइनस करोगे तो 2 रहेगा, 17 माइनस 8 करोगे तो आपके पास में 9, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 92 डिग्री या 92 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा, सही उत्तर रहेगा। तो याद रखिएगा पैरेलल लाइंस वाला जो लाइन एंगल का था, अल्टरनेट एंगल्स उन सबको याद रखना है कि ये यहाँ पर क्या बन रहे हैं सर, एक अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो ये आपका 35 है, तो यहाँ भी 35 रहेगा। अब ये आपके पास में ट्राइंगल बन रहा है, तो 53, 35, 88, तो ये आपका कितना आ जाएगा 92 या 92 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है इफ वन पेन बोट इन ₹25 टू गेन 20% प्रॉफिट एट विच प्राइस विल बी सोल्ड। एक पेन 25 रुपए में तो खरीदा गया है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब देखो सर सीपी कितनी है 25, एसपी हमें इस पे प्रॉफिट कितना चाहिए सर 20%, तो 25 का 20% निकाल लो, डिवाइड 100, ये आपका 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और इसको 5 टाइम्स करेगा तो सर 5 रुपीज हो रहा है। तो टोटल एसपी कितनी हो जाएगी 25 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा सर 30 रुपीज। तो इसको 30 रुपए में बेचा जाना चाहिए, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा करना है, तो मैंने 25 का 20% फाइंड आउट कर लिया, 5 रुपीज होता है, तो इसको दोनों को प्लस करके 30 रुपीज में उसको सेल कर देगा, 30 रुपए में बेच देगा। वॉल्यूम्स ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड्स आर इक्वल if the dimensions of the cuboid are 9, 24, 27 centimeter respectively, what is the side of the cube? एक घन और घनाभ के आयतन आपके बराबर है, यदि घनाभ की विमाएं क्रमशः 9, 24 और 27 है तो घन की भुजा क्या होगी, तो घन की भुजा क्या होगी। अब देखो सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम सेम है, जैसे अगर वॉल्यूम्स की बात करूं तो वॉल्यूम जैसे ये आपका पास में क्या है क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम, और इधर आपका क्या है सर क्यूबॉइड या घनाभ जिसे आप कहते हो, दोनों का अगर वॉल्यूम या आयतन समान है तो क्यूब का तो क्या होता है सर साइड क्यूब, भुजा का क्यूब, और इधर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको आपको पता नहीं है तो इसको तो ऐसा कैसा रख लीजिए, यहाँ पर आपको लेंथ ब्रीथ और देखो ये डायमेंशंस भी इक्वल होनी चाहिए, यूनिट सर यूनिट आपके समान है ना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9 × 24 × 27। आप सर एक काम करो साइड निकालने के इसको हटा दो, सर जब ये हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा क्यूब रूट, या जिसे घनमूल कहते हो, जिसे क्या कहते हो घनमूल कहते हो। तो याद रखिएगा घनमूल के लिए इन सब का आपको पता है 27 का तो कितना होता है 3 होता है, लेकिन इनको क्या करना है 3 के पेयर में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 इसका, और जितना हो सके पेयर डिवाइड कर लो। 24 का करोगे तो सर 3 × 2 × 2 × 2 × 27। अब देखो सर इस एक 3 के पेयर से 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 का 3 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, और 27 का कितना होता है 3, तो 3 3 या 9 और 9 2 या आपके पास में 18। तो इसकी साइड या भुजा कितनी आ जाएगी सर 18, या आपकी साइड ही तो पूछी थी, और साइड की क्यूब तो हम इसका साइड पूछा है तो क्यूब ऊपर से हटा देते हैं तो क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट में हमेशा याद रखिएगा 3 का पेयर बनता है, कितने का बनता है 3 का पेयर। हमने 24 का अगर आप एलसीएम करोगे ना तो एलसीएम लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा यहाँ से 24 का, ये मत सोचना 24 का क्या लिखा, 24 का एलसीएम लिखा है एक्चुअल में 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1, इस तरह से एलसीएम करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब होता क्या है कि क्यूब रूट जो होता है ना घनमूल, वो 3 के पेयर से बाहर बनाता है, स्क्वायर तो क्या बनाता है 2 के पेयर से एक बाहर लेता है, यहाँ पर 3 का पेयर बनना चाहिए, तो 3 3 3 एक पेयर बाहर आ गया, 2 2 2 एक और बाहर आ गया, और 27 का वैसे ही 3 होता है, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 18, ये मल्टीप्लाई होगी, इसकी भुजा या आपकी साइड 18 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर कोर्टयार्ड इज 289 पेरीमीटर फाइंड आउट करो। वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल अगर 289 है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्क्वायर है और स्क्वायर का मेरे पास एरिया है, तो एरिया क्या साइड स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर अगर 289 है, ठीक है, तो स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी √289, तो √289 किसका होता है 17 का होता है। अब साइड आ चुकी तो पेरीमीटर या परिमाप के लिए क्या होगा 4 × साइड 4 गुणा भुजा, तो 4 × 17 कितना हो जाएगा
17/4 जी आपके पास में कितना होता है सर 68, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 68 सेंटीमीटर या 68 सेमी इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर या परिमाप हो जाएगा। हमने पहले एरिया क्षेत्रफल से क्या निकाली साइड या भुजा, और उसके बाद में पेरीमीटर उस साइड से क्या निकाला हमने पेरीमीटर या परिमाप फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 59 प्रश्न संख्या 59 देखिए, राम buys a bicycle for ₹3200 and spent 800 for repairing, at which price he sold to get 20% profit। राम एक साइकिल को 3200 रुपए में खरीदता है तथा मरम्मत के लिए 800 रुपए खर्चा करता है, वैसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। अब देखो हमेशा टोटल सीपी क्या हो गई इसकी 3200 तो ये खरीद कर लाया, 800 इसके ऊपर आप इसने खर्चा कर दिया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 400, तो 4000 रुपए इसके टोटल एसपी हो गया। इसका मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए 20%, तो 4000 का 20% आप फाइंड आउट कर लीजिए। आपको कैसे 00 से 00 हटा दिया, 4 2 8, तो 800 रुपीज इसको एक्स्ट्रा इसके ऊपर लेने हैं। तो टोटल एसपी या कुल इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4000 प्लस आपका 800, तो 4800 48 रुपए से इसका कुल आप इसको बेचोगे 48 रुपए या 4800 रुपए में इसको आप बेच दोगे। इस तरह से देखो ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से क्वेश्चंस हैं आज वाले पेपर में, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा इनका और अच्छे से इनको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 ये आपका उसका आ गया किसका डेटा एनालिसिस का या आंकड़ों का परीक्षण। बार ग्राफ टोटल मिल्क कंजप्शन दिया हुआ 4 महीनों में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। दिया गया धन डायरेक्ट 4 महीनों में किसी परिवार की दूध की कुल खपत को दर्शाता है। यहाँ पर क्या पूछा, द रेट ऑफ मिल्क इज ₹40 पर kg, 40 रुपए प्रति किग्रा है। हाउ मच विल बी द फैमिली स्पेंड ऑन द मिल्क इन अक्टूबर एंड नवंबर, हमें अक्टूबर और नवंबर का आपको बताना है। यदि दूध की दर 40 रुपए प्रति किग्रा है तो अक्टूबर और नवंबर में परिवार का दूध का खर्च कितना होगा। तो पहले तो ये बताओ कि अक्टूबर और नवंबर में दूध कितना इसने खपत किया, तो अक्टूबर का पता करते हैं और ये क्या पता करते हैं सर आपका नवंबर का, एक किसका पता करते हैं सर नवंबर का यहाँ से पता करते हैं। चलिए सर सबसे पहले अक्टूबर में कितना मिल्क होता है इसका, ये अक्टूबर का है, तो यहाँ से सर ये 50 देखो किग्रा है ना, तो ये 50 किग्रा यहाँ पर आ गया, वैसे लीटर में आता है, यहाँ पर किग्रा लिखा कोई इशू नहीं है। और नवंबर की अगर आप बात करो तो नवंबर में कितना है सर 80, तो ये आपके पास में सॉरी हमने आगे पीछे लिख दिया ना, अक्टूबर का 50 है, अक्टूबर का 50, नवंबर का 80, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 130 हो गया, 130 आपका टोटल हो जाता है। ये आपका कितना हो गया सर 130। अब देखो 130 kg तो टोटल है और रेट क्या है इसकी टोटल, अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो सर 130 है, 130 रुपये तो टोटल है, 40 रुपीज़ उसकी प्राइस है, तो 13 4 52 और 5200 5200 रुपये सर इसके टोटल आपकी क्या रहेगी सर इसकी कॉस्ट रहेगी, या 5200 इसकी सर टोटल कॉस्ट या कुल जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा 5200 रुपये 5200। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे 60। आप अपना स्कोर बता दीजिए कि 60 में से आपका कितना स्कोर रह रहा है। इस तरह से हमने मेंटल एबिलिटी और अरिथमेटिक टेस्ट दोनों हमने कंप्लीट कर ली है। अब बढ़ते हैं सर हमारे लैंग्वेज एबिलिटी की ओर, और जो अपना जिसे आप भाषा परीक्षण कहते हो, जिसके अंदर पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस के साथ में उसके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। देखिए सर सबसे पहले पैसेज नंबर फर्स्ट इसी तरह पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम आपको फिर बाद में पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश का फिर हिंदी का, दोनों साथ साथ करते रहेंगे। रामनाथ कोविंद सब जानते हैं, रामनाथ कोविंद बोर्न ऑन 1 अक्टूबर 1945 इन एन इंडियन पॉलिटिशियन is an Indian politician and lawyer who served as the 14th president of India from 2017 to 2022। यानी कि वो पॉलिटिशियंस थे, लॉयर थे और वो 14 प्रेसिडेंट है इंडिया के 2017 से 2022 तक थे। ही इज ए मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। प्रियर टू हिज प्रेसिडेंसी से पहले ही सर्व्ड एज द 26th गवर्नर ऑफ बिहार, वो 26 गवर्नर थे बिहार के फ्रॉम 2015 टू 2017। He also served as a member of Rajya Sabha from 1994 to 2006. Before entering politics, he was a lawyer for 16 years and practiced in the Delhi High Court and the Supreme Court of India until 1993. रामनाथ कोविंद was lawyer for years. कितने years के लिए थे? 16 years के लिए। रामनाथ कोविंद was the 16th of India. 16th कौन से सर प्रेसिडेंट? 16th प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रेसिडेंट तो आपके 14 थे, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मेरे को लगता है कि यहाँ पर 16 की जगह इसकी जगह 14th कर देना चाहिए। कितना कर देना चाहिए? 14th। तो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ये लिखो यहाँ पर सर 14th हो जाएगा आपका। 2 years ही सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर ऑफ बिहार कब से कब तक थे? 2015 टू 2017। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑन विच ऑफ दीज डिजाइनेशन टू रामनाथ कोविंद डू नॉट वर्क, वो कहाँ पर नहीं किए थे? प्रेसिडेंट थे, गवर्नर भी थे, लॉयर भी थे, चीफ मिनिस्टर वो नहीं रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डू नॉट वर्क कहाँ पर उन्होंने वर्क नहीं किया था, मतलब कौन सी डिजाइनेशन में वहां पर उन्होंने वर्क नहीं किया था। टू डू एन एक्टिविटी एंड ट्रेन रेगुलरली सो दैट बिकम गुड एट समथिंग, वन वर्ड
फोर फ्रॉम पैसेज इज, ये कह रहा है कि टू डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को करना और ट्रेन रेगुलरली, खुद को रेगुलरली ट्रेन करना, सो देट बिकम गुड एट समथिंग, तो आप किसी चीज में आप गुड हो जाओ, उसको अच्छा हो जाओ, तो क्या करना होगा इसके लिए आपको बार बार, क्या प्रेसिडेंसी, अरे आपको राष्ट्रपति बनना होगा, नहीं, पॉलिटिशियन, राजनेता बनने से, प्रैक्टिस और प्रियर, प्रैक्टिस, हाँ सर प्रैक्टिस करनी होगी हमें बार बार, अगर हमें किसी एक चीज में गुड होना है तो बार बार हमें खुद को ट्रेन और रेगुलर कर रहे हो, तो इसका मीन्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका, तो यहाँ पर इसके वन वर्ड कौन सा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। हिंदी में पढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1945 को जन्मे रामनाथ कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील थे। उन्होंने 2017 से 2022 तक जो भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अपने राष्ट्रपति पद से पहले उन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 1994 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह 16 वर्षों तक वकील थे और दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में अभ्यास किया था और 1993 तक भारत का सर्वोच्च न्यायालय में भी रहे थे। रामनाथ कोविंद वर्षों तक वकील थे। कब तक, कितने वर्षों तक सर? 16 वर्षों तक। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 14वें राष्ट्रपति थे। इनमें से किस वर्ष तक उन्होंने बिहार का राज्यपाल तो 2015 से 2017 तक किया था। रामनाथ कोविंद किस पदनाम पर कार्य नहीं करते हैं? राष्ट्रपति, वकील, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो सर मुख्यमंत्री पर कार्य नहीं करते। किसी गतिविधि को करना और नियमित रूप से प्रशिक्षण लेना ताकि किसी चीज में अच्छा बन सके। परिच्छेद के लिए एक शब्द है राष्ट्रपति पद। राजनीति के पूर्व और अभ्यास, सर बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए उसका। क्वेश्चन पैसेज नंबर 2 देखिए। मिसेज इंदिरा गांधी was born on November 19, 1917 in Allahabad, India. She was the daughter of Jawaharlal Nehru, who was India's first prime minister. Indira Gandhi studied at Oxford University in the UK. She married Firoz Gandhi, a journalist and political activist in 1942. Indira Gandhi joined the National Congress Party in 1955. Indira Gandhi was the first and only female prime minister of India. यानी कि first and only female prime minister of India, यानी first female prime minister और only female prime minister. She is also known as the Iron Lady of India. She has 2 sons, Rajiv Gandhi and Sanjay Gandhi. What was the name of Indira Gandhi's husband? Indira Gandhi's husband, this is Firoz Gandhi. जवाहरलाल नेहरू तो उनके फादर थे, उनके पिता थे। इंदिरा गांधी was the and only female prime minister, first and only female prime minister of India, first and only female prime minister of India. जवाहरलाल नेहरू was the of इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के क्या थे सर? फादर। इंदिरा गांधी के क्या थे? फादर। आयरन इज द टाइप ऑफ, आयरन क्या है? एक एनिमल, नॉन मेटल, मेटल एंड नन ऑफ दिस। सर आयरन एक मेटल है। आयरन क्या सर? आपका मेटल है। ऑपोजिट ऑफ लेडी, लेडी का ऑपोजिट क्या होगा सर? जेंट्स। लेडी का, क्योंकि गर्ल, वुमेन और लेडीज नहीं होता, उसका क्या हो जाएगा सर? जेंट्स हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 2 हिंदी में पढ़ते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वह जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। उन्होंने 1942 में एक पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता फिरोज गांधी से शादी की। इंदिरा गांधी 1955 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उन्हें भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उनके 2 बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी थे। इंदिरा गांधी के पति का क्या नाम था? इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी था। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के पिता थे। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के पिता थे। लोहा एक प्रकार का धातु है। लोहा एक प्रकार का क्या सर? यहाँ से आपका धातु रहेगा। महिला का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा सर? पुरुष आपका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। पैसेज नंबर 3 देखो, आपको भी आंसर्स करते रहने, कुछ बच्चे कमेंट में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पीटी उषा इज द फर्स्ट वीमेन एथलीट। सी वाज द first lady athlete from India to reach Olympic finals in 1984. She was born on 27th June 1964 in Payoli village, Kerala. Her full name was Pilla Walakandi the Keki Peramali Usha. She was the child of EPM Pethal and TV Lakshmi. She studied in Providence Women's College in Kozhikode. She married V. Srinivasan. She is called Golden Girl of India. She is often referred to as the Queen of Indian track and field. PT Usha is called, PT Usha को क्या कहा जाता है? She is called Golden Girl. She is called Golden Girl. तो उसे क्या कहा जाता है सर? Golden Girl। ये रहा सर आपके पास में। She is called Golden Girl. What was the relation of TV Lakshmi to PT Usha? टीवी लक्ष्मी और पीटी उषा का क्या रिलेशन था? तो टीवी लक्ष्मी उसकी क्या थी सर? यहाँ से मदर थी। टीवी लक्ष्मी कौन थी सर? यहाँ से उसकी मदर थी टीवी लक्ष्मी। इन विच ईयर पीटी उषा रीच ओलंपिक फाइनल्स? टीवी उषा ओलंपिक फाइनल्स में कब गई थी? देखो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ ना, टीवी, ये 1984 में क्या हुई थी सर? वो फाइनल्स के अंदर उन्होंने
रीच किया था, तो फाइनल 1984 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1984। पीटी उषा इज द इंडियन वुमेन एथलीट फ्रॉम इंडिया टू रीच ओलंपिक फाइनल, दैट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट, दैट इज फर्स्ट वुमेन एथलीट ऑफ इंडिया, दैट इज फर्स्ट वुमेन एथलीट ऑफ इंडिया। ऑपोजिट वर्ड ऑफ क्वीन, क्वीन का ऑपोजिट क्या होगा सर? यहाँ से किंग, क्वीन का ऑपोजिट क्या होता है? किंग होता है। हिंदी में पढ़ते हैं। पीटी उषा पहली भारतीय महिला एथलीट है। वह 1984 में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला एथलीट थी। उनका जन्म 27 जून 1964 को केरल के पयोली गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम पिल्लावलकंडी द के रा पराम्बिल उषा था। वह ईपीएम की संतान थी, पैथल और टीवी लक्ष्मी। वह ईपीएम, पैथल और टीवी लक्ष्मी की संतान थी। उन्होंने कोझिकोड के प्रोविडेंस विमेंस कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने वी श्रीनिवासन से शादी की। उन्हें भारत की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी भी कहा जाता है। पीटी उषा को कहा जाता है गोल्डन गर्ल कहा जाता है। टीवी लक्ष्मी और पीटी उषा का क्या संबंध है सर? माँ का संबंध है। क्या संबंध है? यहाँ से माँ का संबंध है। किस वर्ष पीटी उषा भारत ओलंपिक में पहुंची थी? तो सर 1984 में, जो आपका ऊपर लिखा हुआ भी है। पीटी उषा भारत की पहली महिला एथलीट थी। भारत की महिला एथलीट थी, पहली महिला एथलीट थी। पीटी उषा क्या थी सर? भारत की पहली महिला एथलीट थी। रानी का विलोम शब्द क्या होता है सर? यहाँ से राजा आपका विलोम शब्द होता है। पेसेज नंबर 4, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। द इंडियन Constitution holds the supreme judicial importance in India. Dr. Bhimrao Ambedkar is called as the architect of Indian Constitution. It took around 2 years, 11 months and 18 days to be ready. It was enacted from 26th January 1950. It has 448 articles, 25 parts and 12 schedules. While forming the Constitution, India took inspiration from 11 countries. The Constitution Day is celebrated on 26th November every year. Indian Constitution has taken years, 11 months and day. Date is यहाँ पर कितना होता है आपके पास में? 2 years and 18 months 18 days हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2 years, ये रहा सर आपके पास में। अगर मैं हाईलाइट करूँ तो इसको 2 years, 11 months and 18 days, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 2 years और 18 days। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। 2 and 18 आपका राइट आंसर रहेगा। 2 and 18 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी। ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? दैट इज 26 नवंबर। देखो ऊपर लिखा हुआ है 26 नवंबर को आपका ये क्या होता है सर? यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा सर, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। सर 26 नवंबर या 26 जनवरी को सर, ये 26 नवंबर को या 26 नवंबर को सर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टेकन इंस्पायरेशन फ्रॉम कंट्रीज, दैट इज 11 कंट्रीज। ऊपर क्वेश्चन में आपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि यहाँ से 11 कंट्रीज के एस्पायरेशन से क्या हुआ सर? ये हमारा तैयार हुआ है 11 कंट्रीज। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कॉल्ड द ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑपोजिट ऑफ जुडिशियल इज, जुडिशियल का ऑपोजिट देखो, जुडिशियल एक्चुअल में क्या होता है? न्यायिक। तो लीगल भी आपका जुडिशियल होगा, ऑफिशियल भी जुडिशियल होगा, लेकिन इलीगल ये आपका क्या हो जाएगा सर? ऑपोजिट। देखो लीगल तो क्या होगा? जो जुडिशियल है। ऑफिशियल वो भी आपका एक तरह से जुडिशियल की तरफ कह सकते हो, लेकिन इलीगल जो होगा वो आपका क्या होगा? जुडिशियल नहीं होगा, वो आपका न्यायिक नहीं है, वो आपका इलीगल है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान भारत में सर्वोच्च न्यायिक महत्व रखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। इसे तैयार होने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसे 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित किया गया था। इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत ने संविधान की खेती करते हुए या संविधान को बनाते हुए 11 देशों से प्रेरणा ली थी। अब ऐसा नहीं कि खेती कर रहे तो संविधान मिला होगा, यानी खेती का मतलब उसे जब बना रहे थे। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 8 दिन लगे थे। तो 2 वर्ष और 11 महीने और 8 दिन, तो 76 का बी रहेगा। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? वो सर आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान ने देशों से प्रेरणा ली थी। कितने देशों से सर? 11 देशों से प्रेरणा ली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है सर? वास्तुकार कहा जाता है। न्यायिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कानूनी। सर वो तो न्यायिक है। आधिकारिक वो भी आपका न्यायिक है, लेकिन अवैध जो है वो आपका विपरीत है, वो न्यायिक नहीं है, वो आपका न्याय के विरुद्ध है, वो आपका क्या हो जाएगा सर? अवैध हो जाएगा। और इस तरह से हमने आज के पेपर नंबर 3 के टोटल 80 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आप अपना स्कोर बता दीजिए फटाफट से कि 80 में से आपका कितना स्कोर रहा है, आपने कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं 80 में से। क्लास के साथ साथ में देख पा रहे थे कि कमेंट में लगभग स्टूडेंट्स के आंसर सही चल रहे थे। बाकी जिसका भी थोड़ा बहुत अगर अभी भी जिसके ऐसा लग रहा है कि सर मेरे मिस्टेक है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को और परफेक्ट कर ले।
क्लासेज अगर आपको देखनी हो तो हमारी यूट्यूब पे जाइएगा ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के, उसके प्लेलिस्ट में जाकर आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से उन क्लासेज को भी कंप्लीट कर लीजिए। जो चैप्टर आपका अभी कमजोर है उस चैप्टर को, जैसे प्रॉफिट लॉस है, एरिया पेमेंट, सारी आपको क्लासेज मिल जाएगी, आप उसको भी क्लासेज को आप देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं, और नवोदय क्विज को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा PDF। अगर आपको ये मॉडल पर हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8696503800 पर मैसेज करके आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में।